अच्छा सिट साहब, इससे पहले ये शिवसेना के एक राज्यसभा के मेंबर हैं संजय राउत, वो भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने तो खुद बहुत से रहनुमाओं को 75 साल की उम्र में मजबूर किया कि वो रुखसत हो, जिनमें एल के आडवाणी, मनोहर जोशी और जसवंत सिंह शामिल थे। तो अब उनके लिए खुद सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा इस एज के बाद, और वो भी जब 7 साल तकरीबात हो रही हैं RSS की। आपने जितना दायरा या अहाता खींचा इस सारी सिचुएशन का, मुझे आपसे ये जानना है कि ना सिर्फ ये कि नरेंद्र मोदी की एंटी पाकिस्तान पॉलिसी इन अ वे उनको भारी पड़ गई है, बल्कि क्या हिंदुत्व नजरिए को भी इससे नुकसान पहुंचेगा जो इन्होंने किया ऑपरेशन सिंदूर में या उसके बाद? बिल्कुल, देखिए ना, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का तो हिंदुत्व के साथ ही ताल्लुक है ना। वाजपेयी साहब जब थे तो हिंदुत्व के साथ ताल्लुक नहीं था, वो तो पाकिस्तान के साथ अमन करना चाहते। हम्म। तो वाजपेयी साहब की बीजेपी फर्क है फ्रॉम नरेंद्र मोदी बीजेपी। नरेंद्र मोदी बीजेपी में RSS के साथ आया है। आडवाणी साहब को इसने नहीं बनने दिया एज अ सक्सेसर टू वाजपेयी साहब। और इसके पीछे जो थी वो सारी अहमदाबाद के राइट्स थे, और अहमदाबाद के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड थी। तो ये हिंदुत्व का सारा प्रोजेक्ट जो है तो RSS का प्रोजेक्ट है। इसको लेके नरेंद्र मोदी चला है टू सारी आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट को चेंज करने के लिए। तो बिल्कुल ये धक्का लगा। और ये बिल्कुल मैं अब कह रहा हूँ, मेरी एक और प्रिडिक्शन ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसको आगे चलाना। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे और पॉपुलैरिटी के बेस के ऊपर चला रहे थे। अब पॉपुलैरिटी भी गिरेगी इसकी, और ये हिंदुत्व का एजेंडा जो है ये भी चैलेंज होगा। और अब मेरा अपना ये ख्याल है कि इंडिया विल स्टॉप दिस स्लाइड टूवर्ड्स एक्सट्रीम हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। इसको बहुत नुकसान हुआ उनको इंटरनेशनली, और ये अब हल्का हल्का वापस सेकुलरिज्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि आइन तो अभी भी इनका सेकुलर है, मगर जो पॉलिसीज चल रही थी दे वर डिफरेंट। और अभी सबको पता है इंडिया में कि सब आइसोलेट हो गए हैं, वहां अपनी रीजन के अंदर आइसोलेट हो गए, इंटरनेशनली आइसोलेट हो गए। और बाय द वे, इंटरनेशनल कम्युनिटी सेकुलर कम्युनिटी है। वो ना ही रेडिकल इस्लाम ममालिक को एक्सेप्ट करती है, ना ही वो रेडिकल हिंदू ममालिक को एक्सेप्ट करेगी। इसलिए आई थिंक नरेंद्र मोदी का वक्त जो है वो आ गया है, और हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भी अब रोल बैक होगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो सक्सेसर की तलाश आपके ख्याल में, अब एक सर्वे भी पिछले साल हुआ था और उसमें तो अमित शाह टॉप पे थे 25% पॉपुलैरिटी के साथ, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं भी रिटायर्ड हो रहा हूँ। इसका मतलब है बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे इस नाकामी का, कोई भी नहीं चाहता कि वो बोझ उठाए। तो सक्सेशन प्लान है कोई बीजेपी में? देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सक्सेशन प्लान के ऊपर अब डिबेट होगी। एक तरफ ये होगा कि RSS की तरफ से कोई बंदा नॉमिनेट होगा, दूसरी तरफ ये होगा कि वो जो लोग थे जो कि RSS को पीछे रखना चाहते थे, और बीजेपी एज अ नॉन हिंदुत्व पार्टी, मगर हिंदू पार्टी बट नॉन हिंदुत्व राइट विंग पार्टी, उसको आगे ले जाना चाहते थे। मैं समझता हूं कि वाजपेयी के सक्सेसर्स, आडवाणी साहब के सक्सेसर्स, अब मेरा ख्याल है उस किस्म के लोग उभरेंगे वहां, और ये अंदर डिबेट चलेगी बीजेपी के अंदर। कुछ लोग कहेंगे कि हमारा एजेंडा ठीक था, नरेंद्र मोदी गड़बड़ कर गया, वो पॉपुलर नहीं रहा तो इसलिए। दूसरे लोग कहेंगे पॉपुलैरिटी इसीलिए खत्म हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपका साथ छोड़ गई है, और डोमेस्टिकली भी रीजन के अंदर भी आप आइसोलेट हो गए हैं, और ये हिंदुत्व का एजेंडा जो है इट्स नॉट यील्डिंग एनी डिविडेंड्स। इसलिए आई थिंक ये अब देखना ही है, आई कांट से कि अब RSS का बंदा आएगा या बीजेपी कोई ऐसा बंदा लेके आएंगे जो कि ना RSS का होगा, RSS का नहीं होगा फुल फ्लेज, और कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट होगा। मेरा ख्याल है दे विल फाइंड अ यंगर कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जो कि लीडरशिप ले सके और बीजेपी को चला सके। बट माय सेंस इज कि बीजेपी विल लूज द नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगी, एंड कांग्रेस विल कम बैक इन अलायंस। ओके। तो सिर साहब, ये अभी अगर ऐसा कोई चेंज आता है जो आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में, तो ये जो इनका जो पाकिस्तान सिंड्रोम है, इससे ये बाहर आ सकेंगे अगर क़यादत तब्दील होती है? देखिए, अगर तो क़यादत तब्दील होती है तो फिर मैं समझता हूँ कि अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान इंडिया का फिर से एक दफ़ा इनिशिएटिव कोई लिया जाए और बातचीत शुरू हो और कोई नेगोशिएशन शुरू हो फॉर अमन की आशा। बट आई थिंक अभी तो इट्स टू अ लिटिल फार अवे। बट जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अगर बंदा ने कोई प्रिडिक्शन लॉन्ग टर्म करनी है तो वो यही है कि हिंदुत्व विल नॉट सर्वाइव, नरेंद्र मोदी विल नॉट सर्वाइव, RSS विल बी पुश बैक, secular India will slowly come forward, and I think conditions will be created कि पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात 3-4 साल में
there may be attempts to improve them. अच्छा, ये बहुत पहले आप कह चुके हैं कि इंडिया सेकुलरिज्म की तरफ वापस जाएगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी के इंतहा पसंदाना इकदाम शुरू हुए थे, एक शो में आप ये भी प्रेडिक्ट कर चुके हैं। अच्छा सिर साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहाँ, मिलिट्री लीडरशिप तो मान रही है अपने नुकसानात को, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए इसे हजम करना आसान नहीं है। हमने हॉकी कप की बात की, अपनी टीम के प्लेयर्स की इंडिया जाने की बात की, लेकिन वहाँ ऐसा प्रेशर और ऐसी मुहिम शुरू हुई भारत में ही कि अब हमारी टीम का ऐसा प्लान कैंसिल दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हमारी टीम नहीं जा रही। एट द सेम टाइम जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास है वो भी ढाका में होने पर बीसीसीआई ने आसमान सर पर उठा लिया और लॉबिंग की जा रही है जय शाह की निगरानी में। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था ये 2 हफ्ते पहले कि ये हॉकी टीम जाएगी कि नहीं जाएगी, और उससे मैंने ये कहा था कि खबरें ये हैं कि हमारी हॉकी टीम जा रही है। और मैंने ये सवाल किया था कि हॉकी टीम हमने इजाजत दे दी हॉकी टीम को जाने की, और इंडिया जो है वो वेलकम कर रहा है कि आए यहाँ हॉकी खेलें। हालांकि क्रिकेट की हमने इजाजत नहीं दी। वो चाहते हैं क्रिकेट की टीम भी वहां आए, मगर हमने इजाजत नहीं दी। तो ये कैसे हो सकता है कि हमने क्रिकेट टीम को जाने से इनकार कर दिया वहां, और हॉकी टीम को हम भेज रहे हैं वहां? ये व्हाट इज गोइंग ऑन? और स्पेशली जिस किस्म का माहौल है वहां सिक्योरिटी का, इट्स वेरी बैड फॉर आवर टीम्स। जिस किस्म का वहां माहौल अग्रेसिव बना हुआ है, ये वॉर के अभी हाल ही में जाना वहां, इट्स नॉट राइट। तो अब आप बता रही हैं कि यहाँ रीथिंकिंग हो रही है कि हॉकी टीम को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ इस माहौल में नहीं जाना चाहिए। हालांकि आई एम द लास्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि ये मैं ऐसी बात करूं, मगर बात ये है कि इन्होंने हमें धकेल दिया है इनटू अ कॉर्नर कि ये डबल स्टैंडर्ड सारा वक्त स्पोर्ट्स के अंदर भी पॉलिटिक्स ले आते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी आवाम भी जो है उससे में है यार, ये क्या बात है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने अगर ऐसा फैसला किया तो अच्छा फैसला किया कि दे विल नॉट सेंड द हॉकी टीम, इट डजंट मैटर। मगर जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल टूटने जा रही है। हुआ यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 3-4 बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दीज आर द 4 टॉप टीम्स। बाकी छोटे छोटे हैं। पहले ऐसे था कि पाकिस्तान अलग होता था, ये दोनों साइड बांग्लादेश और श्रीलंका बीसीसीआई को सपोर्ट करते थे, जय शाह को सपोर्ट करते, और हम अकेले रह जाते थे वहां, और हमें कोई सपोर्ट नहीं करता था बिकॉज हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी वहां, और वो 100% इंडिया के साथ थी जी। तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता था। सारे फैसले जो होते थे वो जय शाह ही करता था, और श्रीलंका के साथ मिलके, और बांग्लादेश। अब वो सूरत हाल नहीं है। बांग्लादेश टूट चुका है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश एक तरफ हो गए, और उधर श्रीलंका जो अभी भी इंडिया के साथ बैठा हुआ है जी। मगर बात यह है, और वो ओमान और इस किस्म के लोग जो हैं वो अभी भी इंडिया के साथ है। मगर बात यह है कि वहां भी तो जो लोग एक्चुअली रन कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को वहां, ओमान फॉर एग्जांपल, उनकी जो क्रिकेटिंग इज इंडियन, बेसिकली वो गुजरात से है वो, अच्छा। जो वहां से, तो ये सारे वही एक कैंप है। मगर अब बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर एक तरफ है तो ये एशिया कप कैसे होगा? आप बताएं। अगर 2 टॉप टीम्स ही नहीं खेलेंगी तो एशिया कौन आएगा इनके ब्रॉडकास्ट राइट्स लेने के लिए? हाँ। फिर फिनिश्ड। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का हक है टू टेक ओवर एशियन क्रिकेट काउंसिल। ये हमारी बारी है। मोहसिन नकवी साहब को जाना है वहां। तो अब बात यह है कि ये जय शाह तो इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। ये इंडिया तो कहेगा लायक ही गल हुई। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके हमें बताएंगे क्या करना है, हमने क्या नहीं करना, तो वो डिले करेंगे और इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, या इसको फ्रीज कर देंगे, कोई ना कोई वो गन डालेंगे यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो भी अब खतरे में पड़ गई है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द बीसीसीआई जी। मैं समझता हूँ कि हमें एक काम करना चाहिए। हमें ऑफिशियल लेवल पे वी शुड बी टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है वो जिस किस्म की पॉलिसीज फॉलो कर रहा है, दे आर अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ श्रीलंकन, और वहां किस वजह से वो कर रहा है वो भी बता देना चाहिए कि वो क्यों श्रीलंकन की जो हेड है इस वक्त वो क्यों सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। तो खुली बात करनी चाहिए, लॉबिंग करनी चाहिए जाके वहां, और श्रीलंकन बोर्ड को तोड़ना चाहिए फ्रॉम इंडिया और अपने कैंप पे लाना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है,
एंड आई थिंक दे शुड डू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया को अब पीछे ढकेलना है तो फिर आप श्रीलंका को भी साथ लेके चले। बांग्लादेश तो आ गया आपके साथ, तो जैसे ही आप देखेंगे श्रीलंका हिलेगा, आपकी तरफ आएगा, तो बाकी सारे छोड़ जाएंगे बीसीसीआई को। आई कैन टेल यू दिस। ठीक तो है। आई थिंक सम पॉलिटिक्स इज नीडेड नाउ।